नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चंद्रगुप्त नाटक के प्रमुख जितने भी कथन हैं, संवाद हैं, उनको आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। आज का ये वीडियो क्लास अगर आप कर लेंगे पूरा, तो इसमें से आपको कोई भी बाहर से कथन वाले प्रश्न नहीं आएंगे। तो इसके टोटल कितने कथन हैं? टोटल हैं 96 कथन है, जिसमें से 50 कथन तो मैं आज करवाऊंगी। अगर आपको ये कथन वाली सीरीज अगर पसंद आएगी तो मुझे कमेंट में कमेंट करके अपनी फीडबैक दीजिएगा, ताकि मैं आगे उसको करवा पाऊँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी हाफ पे ही। तो पहली बार हमारे इस वीडियो को जो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चंद्रगुप्त नाटक के बाकी थोड़े बहुत कथन मैंने करवाए थे इससे पहले के वीडियो में, और उसके पात्र और उनके महत्वपूर्ण विषय वस्तु और उनका कथा वस्तु, ये सब करवा रखा है मैंने। और कितने दृश्य हैं, कितने अंक हैं, ये सब मैंने उसमें करवा रखे हैं। साथ ही चंद्रगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद की है, तो उनका थोड़ा सा विवरण दिया मैंने उनकी रचनाओं का। तो ये सब मैंने करवा रखा है पहले वीडियो क्लास में। अगर आपने नहीं देखा है, देख सकते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही चंद्रगुप्त नाटक के गीतों की संख्या जो 13 है, उनको भी मैंने करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो चंद्रगुप्त नाटक में टोटल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, और हर अंक में अलग अलग दृश्य हैं। जैसे कि प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं, द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, और तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं, और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं। तो टोटल कितने हैं दृश्यों की संख्या? 44 है। और टोटल कुल अंक जो हैं 4 हैं। और हर अंक में कौन कौन से महत्वपूर्ण कथन बनते हैं, उन सभी कथनों को आज के वीडियो क्लास में हम करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आर्यवर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापथ के खंड राज्य द्वेष से जर्जर है, शीघ्र ही भयानक विस्फोट होगा। सिंहरण का कथन चाणक्य से। राजकुमार ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना किसी के अन्य से पलता है, सब राज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। चाणक्य का कथन अंभिक से है। इसमें चाणक्य द्वारा ब्राह्मण के आदर्शों की व्याख्या की गई है इस कथन में। उसके बाद अगला जो कथन है, विद्यार्थी और कुचक्र असंभव, यह तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल हो और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्मीकि तक हो। तो ये कथन जो है अंभिक के यह कहने पर कि तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो, इस पर सिंहरण का ये कथन है। आगे है कथन, हाँ रहस्य है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ण से पुलकित होकर आर्यवत की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ के अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों? राजकुमार संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्मीकि तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। सिंहरण का कथन, जिसमें अंभिक के रहस्य का आकस्मिक उद्घाटन हुआ है। सिंहरण के निर्भीकता से स्पष्टवादिता राजनीतिक क्षमता की अभिव्यक्ति है इन कथन में। राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम क्रोधित अभिभूत हो कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शास्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक न पहुँचेगा। चाणक्य का कथन अलका के प्रति है। उसके बाद है, बालकों की सी चपटा दिखलाने का यह स्थल नहीं। तुम लोगों को समय पर शास्त्र प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति
नीति विरुद्ध है। चाणक्य का ये कथन चंद्रगुप्त से है। आज इस संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय मित्र है, उनका मान मेरा ही मान है। चंद्रगुप्त का यह कथन चाणक्य से है। तुम मालव हो और यह मगध, यही तुम्हारे मन का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने से ही नहीं संतुष्ट होगा। मालव और मगध को भूलकर जब तुम आर्यवर्त का नाम लोगो तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यवर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पददलित होंगे? चाणक्य का यह कथन चंद्रगुप्त और सिंहरण के प्रति, इस कथन से चाणक्य की दूरदर्शिता प्रकट होती कि आर्यवर्त के सभी देश मिलकर ही सिकंदर को परास्त कर सकते हैं। उसके बाद है, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल है, परंतु इसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहाँ समय बिताने का प्रयोजन नहीं। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त के प्रति, यह अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यवर्त के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चांचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नीललोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी स्वागत। सिंहरण का यह कथन सांग रूपक के माध्यम से कि यवनों के भयानक युद्ध में उसका वीर हृदय रण रूपी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए प्रस्तुत है। उसके बाद, नहीं मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूँ। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है वो उस पर चलेगा। जिसने अनाधिकार चेष्टा की थी, देखती हूँ कि प्राय मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। अलका का कथन सिंहरण से, मानो कब दानव से ही दुरांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरअवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए वो सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को भी अपने अनुकूल बना ही लेगा, फिर चिंता किस बात की। सिंहरण का कथन अलका से है। उसके बाद है, इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं गंधार भी है, यही क्या समग्र आर्यवत है। इसीलिए मैं, सिंहरण का कथन अलका से, इसका मैं अनुभव कर रही हूँ, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हैं उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यवत के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना चाहिए। मैं भी आर्यवत का बालिका हूँ। अलका का कथन सिंहरण से, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा। एक युवती से, देखो तुम सुंदरी हो, परंतु तुम्हारे यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद। नंद का कथन एक युवक और फिर युवती से, अभी और कुछ सुनवाएगा। तू नहीं जानता कि ब्रह्मशास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुदिल कटाक्ष से डरता हूँ। ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज्य करता हूँ, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं तुकसपुर की कामनियों का शासन मेरे ऊपर है। नंद का कथन युवती से, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह इतने बड़े कला कुशल विद्वान की किस प्रकार संबोधित करना चाहिए। तू इतना भी नहीं जानता, आर्य राक्षस इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। दूसरे नागरिक का कथन एक नागरिक से, झोपड़ी ही तो थी पिताजी, यही मुझे
पिताजी यही मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र प्रजा की खोज है। किसे वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरे खाता होगा या मर गया होगा। पाटलिपुत्र के एक भग्न कुटीर में चाणक्य का स्वागत कथन है। पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई। संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों के सेज में उगा रहा है। क्या इसलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही करूंगा। ठहर कर, एक बार चलूं नंद से कहूं। चाणक्य का स्वागत कथन है। नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती। अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी। उसने व्यंग्य किया और वो बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा, वेश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो, अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितियों की भी कमी नहीं। सुवासिनी का कथन राक्षस से। उसके बाद अगला है, फिर तो मैं तुम्हारी हूँ। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचारी द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। सुवासिनी का कथन राक्षस से। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दे, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकता है। एक जीव की हत्या से डरने वाला तपस्वी बौद्ध, सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यवर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। चाणक्य का कथन राक्षस के प्रति है। पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं विशल कन्या हूँ। उस क्षेत्रीय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी छत्राणी से कम नहीं। कल्याणी का कथन है, राजकुमारी राजनीति महलों में नहीं चलती, इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उदत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगे और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। राक्षस का कथन कल्याणी से। सावधान नंद, तुम्हारी धर्मदत्ता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसे नंद वंश समूल उखाड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है, शूद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धा विभक्षित हों। नंद द्वारा चाणक्य और चंद्रगुप्त को राज दरबार से निकाल दिए जाने की आज्ञा पर चाणक्य द्वारा नंद को चेतावनी। जैसी आज्ञा, बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्म भूमि के लिए ही जीवन है, फिर जब आप सी सुकुमारियों इनकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कब रहूंगा। सिंहरण का कथन अलका से। समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना, परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए परलय की आंधी चला देने की कठोरता भी है। जकड़ी हुई लो श्रृंखलें, एक बार तू फूलों की माला बन जा और मैं मत विलासी के समान तेरी सुंदरता भंग कर दूंगा। चाणक्य का स्वागत कथन है। नंद द्वारा कारागार में डाले जाने पर। भिक्षोपयोगी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हारी अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया?
चाटुकारों के समान हाँ में हाँ मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूले मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा। चाणक्य का कथन वर रुचि से। त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सम्मान सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जा रहा है, किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पाणिनि ने काम न चलेगा। अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। चाणक्य का वरुचि से कथन। जब वरुचि मगध के बंदी गृह में राक्षस के साथ आकर उसे नंद का विरोध न कहने की बातें करता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र को भी एक सूत्र में नहीं मान सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही रहे, इंद्र इंद्र ही। सुनो विरुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूँ। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूँ। तुम जाओ। चाणक्य का कथन वरुचि से। उसके बाद अगला है, बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा, उस पर तृप्त नहीं होती। अम्भीक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है, गंधर्व नगर की सी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। विचार कर, हाँ ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाक से सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। गंधार नरेश के प्रकोष्ठ में राजा का कथन है। कुलपुत्रों के रक्त से आर्यवर्त की भूमि सिंचेगी। दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खाएगी। महाराज, आर्यवर्त के सब बच्चे अम्भीक जैसे नहीं होंगे। वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजयवाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए शतांग वीर गंधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वघाती के नाम से पुकारेंगे और उसमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। आहा, उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए। अलका का कथन राजा से। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों का वृषलत्व मिला। वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बोधों के प्रभाव से आने से इनके श्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इनके क्षत्रिय होने पर कोई संदेह नहीं। और महाराज धर्म के नियामक ब्राह्मण है, मुझे पात्र देकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मण तत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि विभव है। वो अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए और सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य का मुर्दा शक्ति बनाने में दोष ही क्या। चाणक्य द्वारा पर्वतेश्वर को मौर्य के विशाल कहे जाने की व्याख्या है ये। मेरा देश है, मेरे पहाड़ ही, मेरी नदियां हैं, मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक शुद्ध अंश उन्हीं परमाणु के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी। यौवन। अलका का कथन स्ल्यूकस से। पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा वहीं जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है। प्रत्येक परमाणु न जाने किस